गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सेट सेल हिंदी हाई स्कूल होम लर्निंग टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चों के लिए मैं पंकज तोमर 9th में साइंस में पाठ 8 गति यानी कि मोशन के बारे में बताना चाहता हूँ। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। कुछ वस्तुएं विराम होती हैं, कुछ गतिशील होती हैं। विराम यानी कि रुकी हुई, जैसे कुछ वस्तुएं रुकी हुई होती हैं और कुछ वस्तुएं चलती रहती हैं, गति करती रहती हैं। जैसे कि पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिरा धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती हैं। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सब गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई भी वस्तु गति में तभी हो सकती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हो। कोई वस्तु जब ही गतिमान हो सकती है जब वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हो। उसी वस्तु को हम गतिमान वस्तु कहते हैं, गतिमान कहते हैं। ऐसी कोई अवस्था है जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। ऐसी कोई अवस्था है जिसमें गति के अस्तित्व अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल के कणों से उड़ने या पेड़ की शाखाओं या पत्तियों के हिलने डुलने से लगा सकते हैं। जैसे हवा बहती है तो हवा कितनी तेज़ी से बहती है और किस प्रकार से बहती है, उसका अनुमान या तो हम धूल के कणों से लगा सकते हैं या पेड़ों की शाखाओं से लगा सकते हैं। पेड़ की शाखा जिस ओर से हवा तेज चल रही होगी, पेड़ की शाखा उसके विपरीत दिशा में मुड़ती है। या पत्तियों की मुड़ने की गति को हम क्या कहते हैं, गति कह सकते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाएं क्या कारण हैं? सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है और मौसम परिवर्तन। सूर्योदय होता है, एक पहली बात तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ना ही कभी उदय होता है। सूर्य अपनी जगह पर होता है, लेकिन पृथ्वी क्या है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाएगी, 24 घंटे में चक्कर लगता है। उसी के कारण दिन और रात होती है। तो हमको महसूस होता है कि सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त हुआ। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण सूर्य उदय होता है और अस्त होता है। ऐसा ही मौसम बदलना, ये भी एक गति के ही उदाहरण हैं। पृथ्वी के कारण होता है। हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हम पृथ्वी के ऊपर हैं। हम पृथ्वी के ऊपर हैं और गतिशील प्रतीत हो सकती है, लेकिन जब हम मान लीजिए किसी बस में यात्रा कर रहे हो, तो यात्रा करते समय हम बस की खिड़की से रोड के किनारे लगे हुए वृक्षों को देखें या कोई वस्तु को देखें, तो हमको क्या प्रतीत होता है कि वो वस्तु या वृक्ष चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन वो वृक्ष तो स्थिर हैं और हम बस के साथ साथ गति कर रहे हैं। तो हमारा शरीर भी उसके साथ साथ गति करता है। तो हमको क्या लगता है कि बस के बाहर वाली वस्तुएं गतिशील हैं और हम स्थिर बैठे हुए हैं। लेकिन बस गति कर रही है, हम तो बस के साथ बैठे हुए हैं, तो बस के साथ हम भी गति कर रहे हैं। अब अचानक बस में ब्रेक लगती है, तो जैसे ही बस में ब्रेक लगेगी तो हमको आगे की ओर धक्का लगेगा। क्योंकि हम तो बस में स्थिर बैठे हैं, हमारा शरीर स्थिर है और उसके कारण हमको बस में आगे की ओर धक्का लगता है। क्योंकि बस रुकेगी तो बस आएगी विराम अवस्था में और हमारा शरीर स्थिर था, वो गतिशील अवस्था में आएगा, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होगा कि वस्तु विराम अवस्था में, वस्तु गतिशील अवस्था में है। इसी प्रकार से बहुत सी गतियाँ जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में गति करती हैं, कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती हैं और कुछ वस्तुएं घूर्णन करती हैं। सीधी रेखा में गति करने वाली जैसे कि मोटरसाइकिल है, साइकिल है, मोटर कार है, ये सभी सीधी रेखा में गति करती हैं। और ग्रह हैं, ग्रह हमेशा वृत्तीय गति करते हैं। और घूर्णन गति से पंखा है, पंखा अपनी धुरी पर घूमता है, वो घूर्णन गति है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमना, वो घूर्णन गति है। तो इस प्रकार से कुछ कंपन करती हैं, कंपन करना।
ऐसी स्थिति में जिसमें क्रिया साथ साथ होती है, तो इस प्रकार से हम इस अध्याय में सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे और गति के साधारण समीकरणों को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। पहला है हमारा गति का वर्णन। हम किसी वस्तु को स्थिति को एक निर्देश बिंदु तक स्थित व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। अब हम इस उदाहरण से ये समझेंगे कि रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है और हम दूसरे निर्देश बिंदु को अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए हम बताते हैं कि वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और वो मूल बिंदु क्या करता है, जिस स्थान से वस्तु जाती है उस स्थान को मूल बिंदु कहते हैं। जिस स्थान से वस्तु प्रारंभ करती है चलना, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। सरल रेखा गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखी गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण द्वारा से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, जैसे वह अपनी ओ बिंदु से प्रारंभ करती है और उसे जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है, और वह चलकर धीमे धीमे ए तक जाती है, ए से बी, बी से सी तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से ओ के द्वारा तय की गई दूरी, ओ के द्वारा तय की गई कुल दूरी को हम वस्तु की गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओ से ए तक जाने में 60 किलोमीटर दूरी उसने तय की, फिर ए से सी तक जाने में उसने 35 किलोमीटर दूरी तय की, तो कुल टोटल होगा 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। जो किसी वस्तु को दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें कोई आंकड़ीय मान चाहिए, ना कि गति की दिशा बताई जाती है। कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जिन्हें केवल अंकीय द्वारा व्यक्त भी किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है, अथवा उसकी स्थिति के अंतिम और प्रारंभिक बिंदु से गुजरते हुए जो भी अंकीय मान मिलते हैं उन सबको न्यूनतम दूरी का विस्थापन कहते हैं। इसमें एक विस्थापन भी आता है। विस्थापन क्या होता है, वस्तु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो न्यूनतम दूरी होती है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। प्रारंभिक बिंदु से जाने में और अंतिम बिंदु तक आने में उसे हम वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो दो भिन्न भौतिक राशियां होती हैं, दूरी और विस्थापन, जो प्रयोग की गई वस्तुओं में गति के व्यक्त के रूप में किया जाता है। दूरी अलग है, विस्थापन अलग है। दूरी यानी कि हमने कितनी दूरी तय की, हम मान लीजिए कितने किलोमीटर चले, वो दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है, वस्तु के प्रारंभिक स्थान से और अंतिम बिंदु तक तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। कि वस्तु अपने स्थान से कितनी दूरी पर चली, वस्तु ने अपना स्थान बदल दिया, वो विस्थापन होता है। अब ऐसे ही आता है एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या है, वह है गति जिसमें वस्तु की चाल बदलती नहीं है। वस्तु की चाल बदलती नहीं है और वो उसी चाल पर गतिमान रहता है, तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या है, इसमें वस्तु की चाल बदलती रहती है। वस्तु की चाल बदलती रहती है और वो समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। समय अंतराल समान होगा लेकिन वो असमान दूरी तय करेगी। जैसे कि ट्रैफिक आता है, तो ट्रैफिक में हमको बार बार गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ती है। तो उसी प्रकार से जब जैसे 5 मिनट हमने इतनी दूरी तय की समान दूरी में, समान गति में, और लेकिन असमान गति में 5 मिनट में हमने कितनी दूरी तय की, वो उसके ऊपर है, गति के ऊपर है कि गति में कहीं कहीं समान अंतराल, समय अंतराल छोटा होने चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीलवाड़ी सड़क,
भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये सब असमान गति के उदाहरण हैं। समान गति क्या है? समान वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करे, उसको हम एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या है? वस्तु का समय अंतराल समान हो लेकिन असमान दूरी तय करे, उसे हम असमान वस्तु गति कहते हैं, असमान गति कहते हैं। गति की दर का मापन कैसे करते हैं? गति की दर का मापन कुछ निर्धारित मापनों के द्वारा तय करते हैं। जैसे कि एक क्रिकेटर के द्वारा बॉल को फेंकने की गति। जैसे क्रिकेटर बॉल को फेंकता है, बॉलर बॉल को फेंकता है, तो उसके हाथ से छूटने के बाद बॉल जिस स्थान पर पिच होती है उस स्थान और जहाँ तक जाती है, वो बॉल की गति को मापा जाता है। बॉल की गति को किलोमीटर प्रति घंटे की दर से मापा जाता है। ऐसे ही गाड़ियों में होता है, हर एक प्रकार की गाड़ियों में होता है। गाड़ियों में एक मीटर होता है, उस मीटर में एक कांटा होता है, उस कांटे से हम माप सकते हैं कि वस्तु कितनी गति से चल रही है।